गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम जर्नल में एंट्रीज पास करेंगे, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। इसको हमने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया था। आई टोल्ड यू थ्री स्टेप्स फॉर दिस। फर्स्ट इज identification of account, then apply the rules, and then posting the entry. देन मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। टोटल में 6-7 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कोड क्या था और किस तरह से इसमें टॉपिक ऐड हो सकते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो सकते हैं, हम उनकी बात इसमें करेंगे। तो देखिए, फर्स्टली मैं बात करूंगा कुछ नोट की। नोट फर्स्ट एंड नॉट सेकंड। मैं वाला रिवाइज कर रहा हूं। एक्चुअली बोथ नोट आई टोल्ड यू यस्टरडे। लास्ट क्लास में मैंने आपको दोनों नोट्स एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है। बट ये मेरे एक्सप्लेन करने से इसमें कुछ नहीं होगा, इसको हमें अपने ब्रेन में भी स्टोर करना है। इसलिए मैं जो मेन नोट होंगे उनको डेली रिवाइज करता रहूंगा। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। क्लियर? फर्स्ट नोट क्या था कि बिजनेस का जो ऑनर है उसका नेम बिजनेस की बुक्स में कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वी कांट रिकॉर्ड द नेम ऑफ बिजनेसमैन इन बिजनेस बुक्स। वी कैन यूज ओनली कैपिटल और ड्राइंग्स। हम यूज कर सकते हैं, या तो कैपिटल यूज कर सकते हैं या ड्राइंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी बिजनेस के ऑनर का नेम बिजनेस की बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसको आप ऑलरेडी माइंड में रखना। बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हमें यूज करना है कैपिटल। और बिजनेसमैन पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर रहा है तो हमें यूज करना है ड्राइंग्स। इज दिस क्लियर? देन सेकंड नोट क्या था? सेकंड नोट था कि देखिए, हम सेल करते हैं जनरली गुड्स। एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? तो द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस इज गुड्स सोल्ड, कि माल बेचना है। सेल ऑफ गुड्स उसका मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो गुड्स के साथ एक और पॉइंट होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और वो क्या होता है? एसेट्स, ठीक है। इन दोनों को भी मैंने एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स, कि एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। हिंदी में तो इसको बोलते हैं हम लोग माल, और इसको कहते हैं संपत्ति। लेकिन मैं इनका ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, डिफाइन करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो देखिए, अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? गुड्स और एसेट्स की। जिस किसी पर्टिकुलर आइटम को हम इसलिए परचेज कर रहे हैं, बिजनेस इसलिए परचेज कर रहा है क्योंकि उसका मोटिव, उसका इंटेंशन उसको सेल करना है। आई मीन सेल करने के इंटेंशन से हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, कोई भी आइटम परचेज करते हैं। आई एम रिपीटिंग, सेल करने के ऑब्जेक्ट से, बेचने के उद्देश्य से हम कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम परचेज करते हैं। दिस इज नॉन एज गुड्स, उसको माल कहते हैं। बट हमने कोई पर्टिकुलर आइटम परचेज किया, लेकिन इंटेंशन सेल करना नहीं है, यूज करना है। तो यूज करने के इंटेंशन से, यूज करने के थिंग से हम कोई पर्टिकुलर आइटम परचेज करते हैं। आई मीन बिजनेस यूज करने के पर्पस से कोई भी आइटम परचेज करता है तो वो उसके लिए एसेट्स होती है। मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से दे देता हूं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं फैन का। एक इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक शॉप जो फैन का बिजनेस कर रही है, फैन सेल करती है, उसके लिए ये फैन क्या है? गुड्स है। व्हाई? बिकॉज वो फैन इसलिए परचेज करता है क्योंकि उसको फैन सेल करना है। क्लियर? तो उसके लिए फैन क्या है? एसेट नहीं, क्योंकि उसने यूज करने के पर्पस से इसको परचेज नहीं किया है। उसने फैन इसलिए परचेज किए ताकि वो अपने कस्टमर को मार्जिन देकर सेल कर सके। इट इज क्लियर? बट उससे हमने परचेज किया, हमने अपने घर के लिए परचेज किया, अदरवाइज हमने अपने स्कूल के लिए परचेज किया। तो स्कूल का काम या अपने पेरेंट्स का काम फैन सेल करना नहीं है।
हम फिर इसलिए परचेस कर रहे हैं क्योंकि हमें उसको एक्चुअली यूज करना है, इसलिए वो हमारे लिए एसेट्स होगी। क्लियर? तो फेन है, सेम चीज है, पर जिसको सेल करना है, जो सेल करने का वर्क करता है, उसके लिए गुड्स है, पर जिसने उसको यूज करने के लिए परचेस किया है वो एसेट्स हो जाती है। अब जैसे मैं उसी की बात करूं, इलेक्ट्रिक शॉप की, उसके पास काउंटर है, उसके पास काउंटर है, उसने काउंटर परचेस किया है, क्या वो उसके लिए गुड्स है? नो, क्योंकि उसने वो काउंटर सेल करने के पर्पज से परचेज नहीं किया था, वो काउंटर उसने यूज करने के पर्पज से, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से परचेज किया था, इसलिए वो उसके लिए क्या हो गई? एसेट्स हुई। तो मैं क्या कह रहा था कि एसेट्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हम ऑलवेज क्या करते हैं? नेम ऑफ एसेट्स यूज करते हैं, नेम ऑफ एसेट्स यूज करेंगे। एसेट्स को परचेज करें या सेल करें, नेम ऑफ एसेट्स ही यूज करेंगे। पर गुड्स को हम परचेज करें या सेल करें तो हम क्या यूज करते हैं? सेल करेंगे तो सेल ही लिखना है, और परचेज करेंगे तो परचेज ही लिखना है, गुड्स को यूज नहीं करना, गुड्स नहीं लिखना है। क्लियर? पलक, ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे बताने में, आपने जो अकाउंट्स मेंशन किया है, आपका क्वेश्चन क्या है, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब रिप्लाई करके बताइए कि आपको डाउट क्या है, ताकि मैं वो डाउट क्लियर कर सकूं। जैसे आपने अकाउंट्स लिखा, अकाउंट्स तो पढ़ा रहा हूं, तो अब आपके अकाउंट्स को डिफाइन करना है। अच्छा, ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गया आपके? अब ये इंपॉर्टेंट जो नोट है, यहां तक का हमने वर्क कर लिया था। अब आज हम इसके बाद की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आगे का टॉपिक है वो क्या है? सेल और परचेज। मैंने क्या लिखा? सेल और परचेज। ठीक है, सेल और परचेज गुड्स भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकती है। ठीक है, बट एक यहां पे क्या आ रहा है? बट नेम ऑफ बायर इज गिवन, या फिर नेम ऑफ सेलर गिवन। हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं या सेल परचेज कर रहे हैं, तो जो हमारा ट्रांजैक्शन है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में नाम दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है किसका? सेल कर रहे हैं, हम रीसेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं उसका नेम गिवन है। जैसे कि राम को गुड्स सेल किया, किसको सेल किया? राम को गुड्स सेल किया, यहाँ राम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, मोहन को सेल किया, मोहन को कस्टमर, कस्टमर का नेम दिया हुआ है, गिवन है। इज दिस क्लियर? नेम गिवन है। ऐसे ही हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है उसमें हम गुड्स कहीं से परचेस करते हैं, तो हम भी तो क्रेडिट परचेस करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से परचेस कर सकते हैं, तो उसमें मेंशन क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। हमने बोर्ड, जब मैं आपको इसका YouTube पे सेंड करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा इफेक्ट रहता है इसका, विंडोज का इनका, बट जब YouTube पे क्लासेस होगी बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा। तो क्लास लेने के बाद इसको सेंड कर देंगे। ओके, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो मैटर क्या है? नेम ऑफ पर्सन इज गिवन इन एनी ट्रांजैक्शन व्हिच आर कंप्लीटली रिलेटेड टू गुड्स एंड एसेट्स। किसी भी गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में, आई मीन परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन गिवन है। ठीक है, उस केस में वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। उस केस में ये जो कंप्लीट रीजन है, इसमें जो ट्रांजैक्शन होगा वो कौन सा होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब
उधार का लेन देन होगा। कौन सा होगा? उधार लेन देन। तो कब किसी भी ट्रांजैक्शन को हम उधार का लेन देन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे? कब किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग उधार का क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे? जब नेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेम गिवन है। बायर का भी हो सकता है और सेलर का भी हो सकता है, बट रिगार्डिंग टू द बिजनेस आपको सोचना है। इट इज क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये नोट नंबर आपका 3 था। नोट नंबर था 3। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और इसको मैं कंपेयर करके भी आपको एक्चुअली समझाऊंगा। तो याद रखना, कोई भी चाहे वो गुड्स हो या एसेट्स हो, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन गिवन है, बट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ पर्सन गिवन है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट मानेंगे। अब मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, गुड्स सोल्ड टू राघव ऑफ ₹25,000। हिंदी में लिख देते हैं, राघव को 25,000 का माल बेचा। एक तो अब तक ट्रांजैक्शन देना उसने कितना था? गुड सोल्ड टू राघव का करना था, ओनली क्या था? गुड सोल्ड। इतनी सी लैंग्वेज आ रही थी अब तक कि माल बेचा, किसको बेचा नहीं पता। अब तक जो हमने प्रैक्टिस की है उसमें क्या? गुड सोल्ड। किसको? दिस इज नॉट गिवन, दिया नहीं था। जब ये गिवन है तब क्या करना है? तो मैं कह रहा हूं उस कंडीशन में ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का उधार होगा। एक बात बताइए, सपोज आई एम शॉपकीपर, अब मैं एक शॉपकीपर हूं, आप मेरे शॉप पे गुड्स परचेस करने के आए, तो क्या मैं आपका नाम पूछूंगा? कभी नहीं। कोई भी आप किसी भी शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर आपका नाम नहीं पूछता, उसको क्या मतलब आपका नाम पूछने का? बट एक ऐसा रीजन है कि ऐसा पॉइंट है जब आपका नेम पूछेगा, और वो मतलब क्या है? जब आपने उससे क्या परचेस किया, कैसे परचेस किया है? क्रेडिट परचेस किया है, आपने उससे उधार खरीदा है, तो पूछेगा ना, क्योंकि उसको लिखना भी तो पड़ेगा कि हाँ मैंने इसको गुड सेल किया है और फ्यूचर में आपसे पैसे लेगा, तो नाम तो लिखना पड़ेगा। इसलिए नाम दिया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन में नाम से कोई मतलब ही नहीं होता, पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नेम का मतलब होता है क्योंकि फ्यूचर में अमाउंट लेना भी तो है। ठीक है, तो नेम केवल इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या है? वो क्रेडिट था, क्रेडिट नहीं था, अभी तो हमने कोई कुछ सेव किया है, अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो इसमें हम एंट्रीज कैसे पास करेंगे? वो 3 स्टेप्स। फर्स्ट हम लोग अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें एक तो कौन आ गया? राघव आ गया, और एक क्या हो गया आपका? सेल। मैंने कहा था गुड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? परचेज और सेल करते हैं गुड्स को, तो हम उसका नेम नहीं लिखते, गुड्स नहीं लिखते हैं। परचेज करेंगे तो परचेज यूज करेंगे, सेल कर रहे हैं तो सेल यूज करेंगे। अब राघव लिखा और सेल लिखा। राघव कौन है? नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है राघव। कौन सा अकाउंट है? रिप्लाई करके बताइए। राघव कौन से नेचर का अकाउंट है? रिप्लाई करके बताइए। ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है, ये रियल नेचर का अकाउंट है, अदरवाइज ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑल 3 नेचर के अकाउंट को डीपली डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो जो न्यू आया है, जो भी स्टूडेंट न्यू है, वो वीडियोस को वापस चेक करना, तो उनके पूरा समझ में आ जाएगा कि अकाउंट्स एक्चुअली क्या होता है। तो मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। क्या क्या बोला मैंने आपको? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल ड्राइंग्स इज गिवन व्हेन दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज, दिस अकाउंट इज नोन एज पर्सनल नेचर अकाउंट। क्लियर? वो तो पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे राघव का नेम ऑफ पर्सन है, इसलिए अकाउंट कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सेल्स, सेल क्या है? पहले बताइए सेल्स क्या है हमारे लिए? कौन से नेचर का अकाउंट है? सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट है? पर्सनल नेचर का अकाउंट है, रियल नेचर का अकाउंट है, अदरवाइज नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। Which types of account?
आपको आंसर बुक पे हेजिटेट नहीं होना है। आंसर रॉन्ग है, मैटर कुछ नहीं करता, मैटर करता है कि आपका रॉन्ग है तो मुझे पता चलेगा, तो मैं आपका जो रॉन्ग हो रहा है वो रीजन है उसको मुझे पता चलेगा, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। नॉमिनल नेचर का एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, कैसे पता? किसी भी ट्रांजैक्शन में इनकम और एक्सपेंस इफेक्ट होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में इनकम और एक्सपेंस इफेक्ट होता है तो वो अकाउंट ऑलवेज नॉमिनल नेचर का होता है। तो सेल क्या है? इनकम भी तो है, तो कौन सा नेचर का होगा? नॉमिनल नेचर का। अब हम जब एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट तो हमने काम कर लिया, हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट का वर्क तो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करें? तो अपना जो नेक्स्ट वर्क है वो ये है कि हम लोग रूल्स को अप्लाई करें। तो पर्सनल नेचर के अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल जो अकाउंट होता है उसका रूल क्या है? रिसीवर डेबिट गिवन क्रेडिट, रिसीवर डेबिट गिवन क्रेडिट। हमने यहाँ पे राघव को गुड्स सेल किया है तो बिजनेस के लिए राघव कौन है? राघव गुड्स मिला है, राघव ने दिया है। राघव को तो एक्चुअली गुड्स मिला है, राघव को एक्चुअली गुड्स रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे राघव कौन है? रिसीवर है। तो सेल जिसको हम सेल करते हैं आई मीन कस्टमर, कस्टमर ऑलवेज हमारे लिए क्या होता है? रिसीवर होता है। और रिसीवर ऑलवेज डेबिट, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। रिसीवर डेबिट एंड गिवर ऑलवेज क्रेडिट। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो जिस तरह से हमने पर्सनल अकाउंट की बात की थी वैसे बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। इसके भी कुछ सेपरेट रूल्स हैं। रूल्स क्या है? ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस होंगे, खर्चे होंगे, उनको तो डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम होगी उनको हम डेबिट नहीं करेंगे, उनको हम क्रेडिट करेंगे। अब सेल कर रहे हैं तो सेल हमारे लिए आई मीन अपने बिजनेस के लिए कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, खर्चा नहीं होता। ये बिजनेस के लिए ऑलवेज इनकम होती है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनकम को ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। आई रिपीटिंग कि हमने राघव को डेबिट क्यों किया? बिकॉज़ राघव इज रिसीवर एंड रिसीवर ऑलवेज डेबिट। राघव को पाने वाला है और पाने वाले को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, एंड रिसीवर को ऑलवेज डेबिट करते हैं। ठीक है, सेल्स को हमने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज़ दिस इज इनकम फॉर द बिजनेस एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। इसलिए हमने इसको क्या किया? क्रेडिट किया। क्रेडिट क्यों किया? इनकम। अब एंट्रीज की बात करते हैं। एंट्री में सबसे पहले डेबिट के अमाउंट को लिखते हैं, तो फिर पहले किसको लिखोगे? अब देखिए एक मैं बात करूं आपको, राघव अकाउंट दिया टू, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है सेल्स अकाउंट। सीआर नहीं लिखना, टू ही अकाउंट्स में सीआर को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इज दिस क्लियर? अब मैं नई बात जो बताने वाला हूं, कोई भी पर्सन है तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते, अपोस्ट्रोफ करके एस लगाना पड़ेगा। क्या करना है? फिर देखो अपोस्ट्रोफ साइन फिर एस करेंगे और फिर लिखेंगे। तब जब किसी पर्सन की बात होती है या तो आप कर लोगे, चलो उसकी बात मत करेंगे, लिखते देखो यदि किसी पर्सन का नेम है तो जैसे राघव अकाउंट अपोस्ट्रोफ करके एस लगाना है, ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने केस क्यों लिखा? केस तो आया ना, हाँ 25,000 रुपए का लिया उसने, गुड्स जो परचेस किया 25,000 का ले लिया, क्या उसने हमें 25,000 का 25,000 का अमाउंट दे दिया? क्या नहीं दिया, क्योंकि उसका नेम गिवन है। इट मींस वो गुड्स 25,000 का ले गया है जो उससे हमें फ्यूचर में लेना है, बट एट प्रेजेंट उसने हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो हम ये तो लिखेंगे ना कि फ्यूचर में उससे कितना लेना है, फ्यूचर में हमें उससे 25 लेना है। और यहाँ पे जो हम कॉलम बनाते हैं अमाउंट की, डेबिट का कॉलम आता है और क्रेडिट कॉलम, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। यहाँ पर कितना अमाउंट हम लिखेंगे? यहाँ पर अमाउंट आएगा 25,000 रुपीज। क्या एंट्री आपको समझ में आ गई है? रिप्लाई करके बताइए, क्या एंट्रीज आपके समझ में आ गई है? दोनों का मीडियम बताइए, जल्दी से मुझे मीडियम क्या है? मीडियम बताइएगा क्विकली, दोनों का मीडियम क्या है?
मीडियम ऑफ स्टडी क्या है? क्विकली रिप्लाई करके बताइए एक बार। देखिए अभी ऑनलाइन क्लासेस में, आई मीन लाइव क्लासेस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास एक साथ चल रही है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, आई थिंक दोनों में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। क्लियर? बट जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो दोनों मीडियम की क्लासेस सेपरेट होगी और वहाँ लैंग्वेज का भी इश्यू नहीं रहेगा। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश नहीं स्टडी करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के साथ है। वैसे नॉर्मल है, इंग्लिश वालों के लिए कोई टिपिकल इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ और हिंदी वालों के लिए कोई, सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई हिंदी के टिपिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई इंग्लिश के टिपिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। इसी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा चेंज करने हैं और चेंज क्या करें मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे चेंज कर दिया ये गुड्स purchased from विजय। अब की बार हमने गुड्स सेल नहीं किया है, हमने गुड्स परचेज किया है। तो फर्स्ट वर्क क्या है? अमाउंट भी चेंज कर लेते हैं। अमाउंट में लिख रहा हूँ 5000 रुपीज। हमने आई मीन हमारे बिजनेस ने विजय से 5000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है। फर्स्ट हमें अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, मतलब खातों की पहचान करनी है। तो सबसे पहले यहाँ विजय इफेक्ट हो रहा है। विजय के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पे परचेज करना। तो सेकंड थिंग क्या है? परचेज। अब नेम ऑफ अकाउंट को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नेम अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है। तो विजय कौन है? कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है और पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, इंस्टीट्यूशन का नेम है, कैपिटल का नेम गिवन है। अदरवाइज ड्यूरिंग दैट दिस अकाउंट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। इट मींस विजय कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। परचेज बिजनेस के लिए इनकम तो है नहीं, एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं पहले एक्सपेंस करने होते हैं और देन हम इनकम रिसीव कर सकते हैं। क्यों? तो गुड्स परचेज नहीं करोगे तो सेल कहां से करोगे? आप गुड्स परचेज ही नहीं कर पाओगे तो सेल कहां से करोगे? फर्स्ट हमें गुड्स परचेज करना होता है तो एक बार एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं। पर एक्सपेंस कौन से नेचर का अकाउंट होता है? तो हम यहां लिखेंगे एक्सपेंस ऑलवेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो फर्स्ट वर्क हमने कर लिया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट को हमने कंप्लीट किया है। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे और वो है कि इनके रूल्स क्या है। तो पर्सनल अकाउंट रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट रूल है क्या? रिसीवर ऑलवेज डेबिट, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। अब यहाँ पर हमने विजय से कुछ परचेज किया है, तो आप बताइए कि वो रिसीवर है या गिवर है? उसने हमें दिया है, हमसे लिया है। तो एक्चुअली हमने विजय से परचेज किया है तो उसने जो दिया है ना, वो हमें कुछ दे रहा है। ही इज गिवर, और गिवर ऑलवेज क्या होता है? रिसीवर डेबिट होता है, और गिवर बिल्कुल सही है, गिवर ऑलवेज क्या होता है? गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। ओके, ये तो हमने इस मैटर को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं परचेज। परचेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बट व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट मींस है ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल इनकम्स क्रेडिट। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज करना इनकम तो नहीं होता, एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंस डेबिट। इसमें हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे ब्रेन में चलेगा। तो आगे हम बढ़ेंगे तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इतना कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप एंट्री रिप्लाई कर पाओगे। बट ये इनिशियल स्टेप है और इनिशियल स्टेप में हमें
डीप वे में समझना जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है, हमने अकाउंट को देखा, ऑलमोस्ट अकाउंट इफेक्ट ओरिएंटेड रूल्स अप्लाई किया, एंड लास्ट जो वर्क वो क्या है, एंट्रीज पास करना। एंट्रीज का फॉर्मेट बता दिया। अगर अभी मैं आपको विदाउट द फॉर्मेट एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कंप्लीटली एंट्री समझ में आ जाएगी, फिर उसके फॉर्मेट में भी करके बताएंगे किस तरह से होती है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें डेबिट करना है। इस वर्क में डेबिट और क्रेडिट कैसे अप एंड डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट एंट्री जब करते हैं ना तो एंट्री में डेबिट टॉप पे आएगा और बॉटम पे क्रेडिट आएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुड्स परचेज किया है तो मैंने कहा था कि परचेज करें सेल करें, तो हम गुड्स नहीं लिखते, हम परचेज किया तो परचेज यूज करते हैं, सेल किया है तो सेल यूज करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों किया, बिकॉज़ दिस इज एक्सपेंसेस टू हु इज गिवर, गिवर इज विजय, तो यहां रहेगा विजय। और मैंने कहा था पर्सन है विजय तो ओनली विजय लिखेंगे, विजय से अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे, ये डीआर कॉलम बना रहा हूं, ये सीआर का कॉलम। अमाउंट है यहां पर 5000, डीआर के सामने डीआर का कॉलम और सीआर के सामने सीआर का कॉलम। इज दिस क्लियर? क्या ये आपके पर प्रॉपर में समझ में आ गया है? रिप्लाई में क्या ये आपके अच्छे से समझ में आ गया है? क्या कोई आपको डाउट है? इफ यू फील एनी डाउट then you can ask me again. क्या आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, नहीं तो दोबारा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। कोई डाउट नहीं है? गुड। नेक्स्ट अब देखिए, मैंने एक वीडियो में एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, बट ये भी कहा था मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम कितने भी अकाउंट इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात करने वाला यहाँ पर, और वो है कंबाइंड एंट्री, जिनको हम लोग जॉइंट एंट्री भी कहते हैं। कंबाइंड एंट्री जिसको हम लोग जॉइंट एंट्री कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मिश्रित या फिर संयुक्त प्रविष्टि। अब ये कब होती है, किस कंडीशन में होती है, क्यों करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले सेम नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम नेचर। एंड सेकंड थिंग, सेम डेट होनी चाहिए। सेम नेचर होना चाहिए और सेम डेट होनी चाहिए, तभी हम लोग या उन्हीं इसी केस में हम लोग कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज हम कभी भी कंबाइंड एंट्री पास नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप ध्यान से समझना। किसके एग्जांपल दे रहा हूं? कंबाइंड एंट्री का। जैसे मैं कहूं कि सैलरी पेड रुपीज 10,000, wages paid rupees 4,000 and rent paid of rupees 6,000. Date Jan 15 और ईयर में दिया मैंने 2019 का 15 जैन थी, उस दिन एक ट्रांजैक्शन हुआ है। तो एक बार उसी में भी पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। डायरेक्टली मैं आपको कंबाइंड एंट्री नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपको ब्रेन में उसको स्टोर करना है, फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। तो देखिए पहले कोई हम वर्क करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट करते हैं।
सबसे पहले क्या है सैलरी, फिर क्या है वेजेस, देन रेंट, देन और सभी पेमेंट करें तो इफेक्ट तो कैश में होगा। यानी इस ट्रांजैक्शन में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इफेक्ट हुए हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर इफेक्टेड इन दिस illustration, I mean this example. First expense is salary, second expense is wages, third expense is rent और फाइनली पेमेंट का नाम कैश में जाएगा। तो हम क्या करेंगे नेचुरल अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है और रेंट भी एक्सपेंस है। इट मींस all three are nominal account, all three are nominal account। और ये जो कैश है ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब हम इसको दो तरीके से इसकी एंट्रीज कर सकते हैं। एक तो वो जो अब तक हम करते आए हैं, एक जो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कंबाइंड एंट्री, आई मीन जॉइंट एंट्री कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। तो पहले हम जो ओल्ड कॉन्सेप्ट उसको को लेते हैं। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है डेबिट होता है। रियल अकाउंट है, अब रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, what comes in debit, what goes out credit। हिंदी में कहें जो वस्तु आती है डेबिट कीजिए, जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट कीजिए। एक बार फिर से, जो वस्तु आती है डेबिट और जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट। क्लियर। तो यहाँ कैश का पेमेंट करेंगे तो कैश इन नहीं होगा, कम्स इन नहीं होगा, गोस आउट होगा, और गोस आउट होगा तो हम उसको करेंगे क्रेडिट करेंगे। अब देखें एंट्री कैसे कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सैलरी, डेबिट में अपना जो एक्सपेंस है या टू कैश। सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस को अकाउंट में अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश रियल अकाउंट है, आउट हो गया, गया गोस आउट हो गया तो क्रेडिट कर दिया, यानी एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट। और ये तो इसकी बात है ना। सैलरी का नेक्स्ट नाम इसमें है वेजेस। वेजेस भी क्या है, एक्सपेंस है, ये भी डेबिट होगा। तो यहाँ भी क्या जा रहा है, गोस आउट क्या है, कैसे, तो ये भी क्या होगा क्रेडिट ही होगा। और थर्ड में क्या फिगर है, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। कितने एंट्री करनी पड़ी, 3 एंट्रीज पास करनी पड़ी। और इनमें कॉमन क्या है, कॉमन दो बातें हैं। एक तो डेट सबकी सेम है, जो मैंने कहा डेट सेम होनी कंपल्सरी, इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। एंड सेकंड थिंग, तीनों ही नॉमिनल नेचर की अकाउंट है, नेचर भी क्या है सेम है, तीनों डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड चीज, तीनों में क्या है, कैश कॉमन है, यहाँ भी कैश क्रेडिट में है, यहाँ भी कैश क्रेडिट में है, यहाँ भी कैश क्रेडिट में है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए पहले डीआर में करते हैं। डीआर में जो अलग अलग है उनको ले लो, तो सेपरेट है। सबसे पहले क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिट किया, देन मैंने वेजेस अकाउंट डेबिट किया, और फिर मैंने डेबिट किया रेंट अकाउंट। एक बार मैं डेबिट का काम कर दिया, जितने भी सैलरी में जो डेबिट है वो डेबिट में लिख दो, एक साथ लिख दो। फर्स्ट स्टेप में सैलरी डेबिट किया, वेजेस डेबिट किया, रेंट डेबिट कर दिया। अब और तो कुछ भी डेबिट नहीं है तो आ जाइए क्रेडिट में। फर्स्ट स्टेप में कैश, सेकंड स्टेप में कैश, थर्ड में कैश। तो 3 टाइम कैश नहीं लिखेंगे, कंबाइन कर देंगे, हमने ओनली 1 टाइम कैश लिखेंगे। ये क्या आपका कैश अकाउंट। अब सैलरी का अमाउंट कितना आएगा आपके डीआर के कॉलम में 10,000, वेजेस का अमाउंट आएगा 4,000 एंड जो रेंट का अमाउंट आएगा 6,000। एक्सपेंस हो गया एक्सपेंसेस। तो अब टोटल कैश कितना इफेक्ट हुआ, 10 + 4 14 + 6 20। ये टोटल जो कैश इफेक्ट हुआ वो कितना कैश इफेक्ट हुआ, 20,000। कैसे हुआ, हिंदी में सुन लीजिए। 10,000 का तुमने वेतन, सैलरी मतलब वेतन की देनी, वेजेस मतलब मजदूरी, 4,000 रुपये मजदूरी की चुका दिए और 6,000 रेंट पे किराया दे दिया। टोटल कैश कितना दिया, टोटल कर लो, दिया तो गया, टोटल कितना कैश दिया 20,000। बट पूछे नहीं कौन कौन से एक्सपेंस किए 20 के, बताओ हमें, तो बता देंगे सैलरी के थ्रू। देखो भाई सैलरी के 10,000 पे की,
वेजेस के 4000 पे किए हैं और रेंट के 6000। इस तरह से टोटल हमें 20000 रुपीस पे कर दिए हैं। तो ये जो एंट्री हमने बनाई है ये प्रकार की कंबाइंड एंट्री, और यहाँ जो एंट्री हमने की है वो होते हैं सेपरेट एंट्री। क्या होते हैं? सेपरेट एंट्री। इज दिस क्लियर? क्या ये आपके समझ में आ गई है दोनों बातें? मुझे रिप्लाई करके बताइए, मुझे रिप्लाई करके बताइए। आर यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ गए हो? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए बोथ ऑफ यू। पहले बताइए जल्दी से रिप्लाई बस करें। कंबाइंड एंट्री क्या है? डेट सेम होना चाहिए, ठीक है, और कोई कोई कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ कॉमन फैक्टर क्या था? कैश। और नेचर भी सेम होना चाहिए। नेचर भी क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। जब हम आगे यूज करेंगे तो सेपरेट एंट्री करना पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या है? लैक ऑफ स्पेस। रीजन क्या है? लैक ऑफ स्पेस। इतना टाइम नहीं होता बिजनेस के पास कि वो एवरी ट्रांजिशनल फैक्टर सेपरेट रिपोर्ट करता रहे। इसके टाइम सेव करने के रीजन से वो इनको कंबाइन कर देता है। रूल्स हमने ब्रेक किया नहीं है, ठीक है। डेबिट करना है, डेबिट ही होगा, रूल्स तो ब्रेक करना नहीं है, और कंबाइन कर सकते हो तो बेटर ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी जो आज क्लास है उसमें जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि और कौन से नेचर हैं जिनमें हम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने किसी पर्सन को सेल किया, ठीक है, और सेल कितने किया? हमने उसको 80,000 रुपीस का गुड्स सेल किया है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने 80,000 का गुड्स परचेस किया, बट उसने क्या किया? उसने हमें 50,000 रुपीस सेम टाइम दे दिया कि भैया तो अभी 50,000 पे है, ये तो रखो, लेकिन 50 होना चाहिए हमें कितने की नीड है? हमें नीड है 80,000 की। तो कैश में कितना आ गया? 50,000, लेकिन 30,000 तो उसने अभी तक पेमेंट किया ही नहीं है। इसका मतलब ये कैसे हो गया? ये तो क्या हो गया? इसको बोलेंगे कैश, और जो नहीं दिया उसको बोलेंगे क्रेडिट, मतलब उधार। आई बात समझ में? तो इस तरह की एंट्री में क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। क्यों? कैश मिला या उधार बेचा, व्यक्ति सेम था या अलग था? एक व्यक्ति था, उसी से कैश कुछ मिल चुका, कुछ बाद में मिलेगा, ठीक है। और दोनों कंडीशन क्या? सेल किया था, उधार सेल किया उसका पैसा, और कितना कैश में सेल किया उसका अमाउंट। क्लियर? तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस वीडियोस को रेगुलरली वॉच करना, ठीक है। जहां भी कहीं भी आपको मिस्टेक लगे, आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। डरना नहीं है। डर किस बात का? आपके समझ में नहीं आया तो आपका राइट है, आप 1 टाइम नहीं 1000 टाइम आप मुझसे पूछो, और वीडियोस को बार-बार वॉच करोगे तो बहुत कुछ अच्छे से प्रॉपर्ली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास पे इतना ही। थैंक यू सो मच।